Good morning, students. I am Pooja Bhagwatkar, science teacher. हम लोगों ने संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा है। अभी हमको पढ़ना है दूसरा, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब हमने देखा था कि जो एक दूसरे से फैलते हैं साथ में रहने की वजह से, कांटेक्ट आने की वजह से। असंक्रामक रोग ऐसे हैं जो साथ में रहने की वजह से नहीं होते हैं। तो अभी हम देखते हैं असंक्रामक रोग यानी एग्जैक्टली क्या होते हैं। वो रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग कुछ विशेष कारणों से ही व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं वो हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से, अगर किसी पेशेंट के साथ आप कांटेक्ट में आए तो होता है, लेकिन जो असंक्रामक रोग है ये इस तरीके से नहीं फैलते हैं। किसी भी संक्रामक व्यक्ति के कांटेक्ट में आप आए तो भी किसी स्वस्थ व्यक्ति को ऐसी बीमारी नहीं होती है, बल्कि असंक्रामक रोग फैलने के कुछ बहुत ही खास कारण हो सकते हैं। अब हमें जो असंक्रामक रोग पढ़ने हैं उसमें का पहला है कर्क रोग। कर्क रोग यानी कि कैंसर। हम सभी को आजकल हमने बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे घर में हमें पता चलता है कि किसी को कैंसर है ना। तो अभी हमको पढ़ना है कैंसर के, कर्क रोग के बारे में। देखो, कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को कर्क रोग कहते हैं। हमने कोशिका पढ़ा हुआ है। मैंने कभी ना कभी आपको ये भी बताया होगा कि कोशिका हमारे शरीर में रोज़ बहुत सारी मरती है और रोज़ बहुत सारी उसकी जगह पे नई तैयार भी होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं मरती हैं उनकी जगह पे जो दूसरी कोशिकाएं तैयार हो रही हैं, ये अगर अनियंत्रित हो गई हैं, मतलब 100 मर गई तो 100 ही बनेगी कोशिकाएं, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी। लेकिन अगर कुछ आपके शरीर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया है कि जिसकी वजह से जो कोशिकाएं 100 की जगह पे 400-500 बन रही हैं, तो ये होता है अनियंत्रित वृद्धि। इसे कहते हैं हम लोग अनियंत्रित वृद्धि। और असामान्य भी, मतलब जितना साइज़ होना चाहिए अचानक से बढ़ रही है, ये सब हो गया असामान्य। तो ये जो कोशिकाएं बन रही है अपने शरीर में, ये कैसी हो गई फिर अनियंत्रित और असामान्य। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि ये क्यों होता है। जबकि नेचुरली क्या होता है कि जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में मर गई हैं उतनी ही कोशिकाएं हमारे शरीर में तैयार होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में। लेकिन कैंसर वाले पेशेंट में क्या होता है कि जितनी कोशिकाएं जा रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा कोशिकाएं शरीर में बढ़ रही हैं। तो ये होता है कैंसर। इसे ही हम क्या कहते हैं, कैंसर। कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को कर्क रोग कहते हैं। कर्क रोग की कोशिकाओं के समूह अथवा गांठ को ट्यूमर कहते हैं। जब ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह जमा हो जाती है तो उसे कहते हैं कैंसर, गांठ या ट्यूमर। कर्क रोग फेफड़ों, मुंह, जीभ, जठर, स्तन, गर्भाशय, त्वचा, इन अंगों में तथा रक्त या अन्य ऊतकों में हो सकता है। कर्क रोग कहाँ कहाँ का हो सकता है? फेफड़ों का, मुंह का, जीभ का, जठर का, स्तन का, गर्भाशय का, त्वचा का, इसके अलावा रक्त का। अब हमको देखना है कि ये कैंसर होने के, कर्क रोग होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अधिक मात्रा में तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान करना। देखो, टीवी पे भी बहुत बार ऐड आती है, या फिर जो लोग सिगरेट वगैरह या तंबाकू वगैरह खाते हैं, वो जब खरीदते हैं, गुटखा खरीदते हैं, तो उसके ऊपर एक साइड में छोटा सा लिखा हुआ रहता है कि ये क्या है, कर्क रोग होने का एक कारण हो सकता है। उसके बाद भी लोग खाते ही हैं, है ना। तो ये अगर अधिक मात्रा में खाते हैं, तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान, धूम्रपान मतलब सिगरेट पीना, तो ये सब क्या हो सकते हैं, कर्क रोग होने का एक कारण हो सकते हैं। इसके अलावा आहार में तंतुमय अन्न पदार्थों यानी कि फल तथा सब्जियों का समावेश ना करना। बहुत लोगों को आदत होती है ना, सब्जियां नहीं खाना अच्छा लगता, पर ये सब अगर खाने में कम आ गया तो भी कारण हो सकता है कर्क रोग होने का। अधिक मात्रा में जंक फूड यानी जो आजकल हम लोग खाते हैं, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर का खाना, ये सब जंक फूड में आता है। ये अगर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं हम लोग तो भी इससे कैंसर, कर्क रोग हो सकता है। इस प्रकार और भी अन्य कई कारण हो सकते हैं। ये तो बस 2-3 ऐसे ही कारण दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कर्क रोग, कैंसर हो सकता है। दूसरा है अनुवंशिकता।
अनुवांशिकता भी एक कारण हो सकता है। कुछ कुछ कैंसर ऐसे रहते हैं कि जो अनुवांशिकता से मिलते हैं, मतलब आपके घर में आपके खून के रिश्ते में अगर किसी को है, माँ को, बाप को, या फिर आपके उसकी पहले वाली पीढ़ी में दादा दादी को या नाना नानी को, तो भी आगे वाली जनरेशन में, आगे वाली पीढ़ी में वो आ सकता है। इसे कहते हैं अनुवांशिकता। तो इस कारण भी कैंसर फैल सकता है। अगर कैंसर हो गया तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। कैंसर के जिस तरीके से कैंसर के प्रकार बहुत है, उस तरीके से उसके लक्षण भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। सिर्फ कुछ यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। दीर्घकालीन खांसी, बहुत ज़्यादा समय से चली आ रही खांसी, आवाज़ में परिवर्तन होना, आपका आवाज़ अचानक से बदल गया है, खाते समय गले में दर्द होना। ये जो पहला दिया है ये गले के कैंसर का है। दीर्घकालीन खांसी, आवाज़ में परिवर्तन होना, खाते समय गले में दर्द होना। दूसरा दिया है उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन। कहीं पे आपको दाग या सूजन आ गई है और बहुत सारा उपचार करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये कारण हो सकता है। स्तन में गांठ का निर्माण होना, स्तन में अगर कहीं पे गांठ दिख रही है तो वो भी एक स्तन कैंसर का कारण बन सकता है। अकारण वज़न कम होना, अचानक से किसी कारण के बिना भी वज़न कम होना, ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। ये सिर्फ कुछ ही कारण दिए यहाँ पे। कैंसर के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जिस तरीके का कैंसर है उस तरीके के लक्षण दिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कैंसर के बारे में, जो कि असंक्रामक बीमारी है। मतलब कोई कैंसर वाला अगर पेशेंट आपको दिखता है तो उससे आपको दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से छूने से नहीं फैलता है। अब हमको देखना है दूसरी बीमारी जो बहुत ही कॉमन है, वो है मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज़। हर किसी के घर में एक पेशेंट होता ही है आजकल, है ना, डायबिटीज़ का। देखो, मधुमेह स्वादुपिंड में निर्मित होने वाला इंसुलिन संप्रेरक रक्त की ग्लूकोज शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती है। इस विकार को मधुमेह कहते हैं। अपने शरीर में जो स्वादुपिंड नाम का एक अवयव होता है, उसमें से इंसुलिन नाम का एक संप्रेरक निकलता है। ये इंसुलिन क्या करता है एक्चुअली, जो भी हमारे शरीर में ग्लूकोज तैयार हो रही है उस ग्लूकोज का कन्वर्शन करता है, जिसकी वजह से हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती है और नियंत्रण में रहती है। लेकिन अगर इंसुलिन कम रह गया तो क्या होगा, इंसुलिन अगर कम रह गया तो उसका काम कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा ना। इसलिए जब भी इंसुलिन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो उस समय जो ग्लूकोज का कन्वर्शन है, जो शर्करा का कन्वर्शन है, वो दूसरी चीज़ों में नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये शर्करा ग्लूकोज जो है वो शरीर में खून में बढ़ती जाएगी, और उसे हम कहते हैं, ये जो कंडीशन होती है इसे ही हम कहते हैं मधुमेह। खून में शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना। क्यों हो रहा है, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज कम मात्रा में बन रहा है, इंसुलिन कम मात्रा में बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। कारण बहुत हो सकते हैं इसके, ठीक है। ये कौन तैयार करता है, इंसुलिन कहाँ से आता है, स्वादुपिंड नाम का जो अवयव होता है वहाँ से। तो ये स्वादुपिंड में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। इसी कंडीशन को हम कहेंगे मधुमेह। अब देखो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। रात में मूत्र विसर्जन को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। वज़न में वृद्धि या कमी होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। या तो वज़न एकदम से बढ़ जाएगा या तो वज़न एकदम से कम हो जाएगा। ये दोनों लक्षण हो सकते हैं मधुमेह के। मधुमेह के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो अभी अनुवंशिकता, जैसे कि हमने देखा ऊपर कैंसर में भी, कर्करोग में भी, कि अनुवंशिकता भी क्या है, एक कारण है जिससे कि आगे वाली पीढ़ी में ये लक्षण, ये बीमारी या ये रोग आ सकता है। मधुमेह भी जो है हमें अपने माता पिता से या फिर अपने खून के रिश्ते वाले दूसरे लोगों से भी आ सकता है। अधिक मोटापा, ये सबसे ज़्यादा कारण है आज की दुनिया में डायबिटीज़ होने का, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से मोटापा बढ़ता है, और अधिक मोटापा होने की वजह से स्वादुपिंड अपना काम अच्छे से
नहीं कर पाता है, मतलब इंसुलिन बनाने का काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। इसके लिए इस वजह से भी मधुमेह हो सकता है। व्यायाम या कष्ट का अभाव, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि ये जो है एक्सरसाइज जो है, व्यायाम जो है वो हम नहीं करते हैं। कष्ट का अभाव है, बहुत आलसीपना है, हम लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं, शरीर का बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, तो इस कारण से भी क्या हो सकता है, मधुमेह हो सकता है। ये जो कारण है व्यायाम या कष्ट का अभाव, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक तनाव। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से ही हो रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है। पैसे कमाने का, उसके बाद अच्छा सब स्टेटस में रखने का, ये सब चीज़ें जो है उस कारण हो सकती है मानसिक तनाव, और मानसिक तनाव की वजह से जो है मधुमेह जैसी बीमारी हो सकती है। अब देखो प्रतिबंधात्मक उपाय यानी कि ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आहार, औषधि और व्यायाम अपनाकर नियंत्रण करना। होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह लेकर अपना डाइट अच्छे से बना सकते हैं। औषधि जो लेना, अगर हो गया तो ही हम औषधि लेंगे, है ना। हो गया अगर, तो औषधि सही तरीके से लेना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम से हमारे शरीर का फिज़िकल और मेंटल दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। हम लोगों ने असंक्रामक रोगों में एक पढ़ा कर्करोग, दूसरा हमने पढ़ा मधुमेह, अब हमें तीसरा देखना है हृदय विकार। हृदय विकार ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। आप अपने घर में बड़े लोगों को देखते होंगे, जो दादा दादी अगर घर पे है तो, कि उन्हें या तो हृदय विकार या तो मधुमेह, ये बीमारियाँ होती ही है, दोनों में से एक तो रहता ही है। ठीक है, तो अभी हमको देखना है हृदय विकार। उसके पहले हम देखते हैं, क्या तुम जानते हो वर्तमान में साधारणतः देश में 7 करोड़ मधुमेह के रोगी हैं। विश्व में मधुमेह के सबसे अधिक रोगी कहाँ पर है, भारत में। अगर हमको ये सब पता है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग इससे बच सके, इसीलिए हमको सिखा रही है सरकार कि ये सब चीज़ें आपको पहले से पता रहे, आप इससे बच पाओ। तो हमें क्या करना है, ये जब पता है हमको कौन सी कारणों से होता है, तो हम लोग ये कारणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हृदय विकार के बारे में देखते हैं। हृदय के पेशियों को रक्त की अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्यक्षमता कम होती है। हमें पता है जो हमारा हृदय है, इसका काम क्या रहता है, वो हमें खून सप्लाई करता है, पूरी बॉडी को खून सप्लाई करेगा। तो ये जब पंप करता है हार्ट, हृदय जो पूरा टाइटली बंद होता है, तब जाके क्या होता है, खून हृदय से निकल के बाकी पूरे शरीर में फैलता है। तो ये जो हृदय है, इसकी जो पेशियाँ होती है, इसको अगर खून का सप्लाई या फिर ऑक्सीजन या फिर पोषक पदार्थ, इनकी अगर कमी हो गई तो हृदय की कार्यक्षमता कम होती है। इस कारण हृदय को अधिक ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। हमको पता है 1 मिनट में हृदय कितनी बार पंपिंग करता है ब्लड, खून का 72 बार कम से कम। तो अगर ये सब चीज़ें अगर खून में कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गया, पोषक पदार्थ कम हो गए, या फिर खून ही कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, हृदय का कार्य बढ़ जाएगा। उसको 72 की बजाय हो सकता है ज़्यादा टाइम और काम करना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, हृदय के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव आ जाएगा। इससे हमें दिल का दौरा पड़ सकता है। तो दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह और औषधोपचार अत्यावश्यक होता है। बहुत इमरजेंसी होती है, अगर कभी दिल का दौरा पड़ता है तो तुरंत हमें हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाना चाहिए। इन लक्षणों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हृदय विकार अचानक से इससे दिल का दौरा नहीं पड़ता है, कुछ ना कुछ लक्षण पहले से हमें दिखाई देते हैं। जैसे देखो, सीने में असहनीय दर्द होना, छाती में दर्द होता है। सीने में दर्द के कारण कंधे, गर्दन और हाथ में दर्द होता है। सिर्फ सीने में नहीं, कंधे में, गर्दन में और अपने हाथ में भी दर्द होना चालू होता है। हाथ सिकुड़ना, पसीना आना, अस्वस्थ और कपकपी महसूस होना, ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं कभी भी, तो क्या हो सकता है, ये दिल के दौरे पड़ने का लक्षण हो सकता है। हृदय विकार का कारण क्या है, देखो, धूम्रपान करना, मद्यपान करना, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मोटापा, शारीरिक कष्ट की कमी, व्यायाम का अभाव, निरंतर बैठे बैठे काम करना, आनुवंशिकता, तनाव, अतिक्रोध और चिंता, यही सब कारण हमने
कैंसर में और मधुमेह में भी देखे हैं। इतना ही नहीं, ये ही सारे कारण हैं जो बहुत सारी बीमारियां हमको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कारणों से हमें दूर रहना है। धूम्रपान करना, मद्यपान करना, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मोटापा, शारीरिक कष्ट की कमी, व्यायाम का अभाव, निरंतर बैठे काम करना और आनुवंशिकता, तनाव, अतिक्रोध और चिंता, इन सब से हमें दूर रहना है क्योंकि ये हृदय विकार के कारण हो सकते हैं। अब देखो नीचे ये जो येलो बॉक्स दिया है वहाँ लिखा है हृदय विकार, और आपको यहाँ पर 6 बॉक्स और दिए हैं। ये क्या है? ये है अगर किसी को हृदय विकार होता है तो उसके लिए क्या क्या थेरेपीज़ अवेलेबल है। पहला है एंजियोप्लास्टी, ये सारे ऑपरेशन हैं। एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, पेसमेकर लगाना, स्टेंट्स डालना और हृदय का प्रत्यारोपण करना, मतलब कोई और हृदय शरीर में डालना। ये सारे हैं जो अगर हृदय विकार हो जाता है, हृदय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तब ये सारे ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इधर देखिए, इसे सदैव ध्यान में रखो में भी कुछ दिया है। प्रत्येक रोग का एक विशेष वैज्ञानिक कारण होता है। अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसका कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है, साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। दैवी प्रकोप अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वेष से रोग नहीं होते हैं। बहुत जगह ये हमें देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय क्या करते हैं, बाबा लोगों के पास जाते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन कोई भी बीमारी होने का कोई कारण रहता है, वैज्ञानिक कारण रहता है। उचित चिकित्सकीय उपचार से ही रोग ठीक होते हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना के कारण रोग ठीक कभी नहीं होते हैं, ये हमेशा याद रखना। उसके नीचे और दिया है, इसे सदैव ध्यान में रखो। हृदय विकार पर प्राथमिक उपचार, प्रथमतः 108 नंबर। अगर किसी को हृदय विकार हो गया है तो क्या करना चाहिए अर्जेंटली, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप सोचते बैठो, तो उस समय आप क्या करोगे, 108 नंबर पर रुग्णवाहिका को फ़ोन करोगे, एम्बुलेंस को फ़ोन करोगे 108 लगा के। रोगी के इसके बाद आप अगर रोगी के पास एम्बुलेंस आने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना, तब तक आप क्या करोगे, रोगी के कंधे हिलाकर उसकी चेतना को पहचानो। उसको बेहोश नहीं होने देना है, उसके कंधे थोड़े हिलाते रहना है। रोगी को कठोर पृष्ठभाग पर लेटाकर वैज्ञानिक पद्धति से रोगी के सीने पर दाब दो। आप लोग टीवी पे या पिक्चर में देखा होगा, अगर कोई ऐसा किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है तो जो उसे ऐसे एकदम कड़क वाले प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे अपनी धरती रहती है ऐसे कड़क प्लेटफॉर्म पे लेटाकर फिर उसे क्या करना है, सीने पर उसके दबाना है। इस पद्धति को कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट COLS कहते हैं। इसमें 1 मिनट में 100 से 120 दाब की गति से कम 30 बार सीने के मध्य भाग में दाब देना है। इस तरीके से ऐसे दबाते हैं, देखो, है ना। तो इस तरीके से दबाने से क्या होता है, वो जो अपना हार्ट है उसको प्रेशर होता है और उससे वो कम से कम थोड़ा समय तक और काम कर सकता है। तो ये हो गया अपना हृदय की बीमारियों के बारे में। अब देखो हमें 3 ही बीमारियां दिया था, कर्करोग, मधुमेह और तीसरी थी हृदय विकार। तो हमने ये तीनों पढ़ लिया है। अभी हमको पढ़ना है कि औषधियों का दुरुपयोग अगर करते हैं तो क्या होता है। कभी कभी डॉक्टर की सलाह न लेकर कुछ व्यक्ति अपने आप औषधियाँ लेते हैं। हमें बहुत बार आदत होती है ना, इसका उसका देख के, इसने ये ले लिया सर्दी होने के बाद तो हम भी वही दवाई ले लेते हैं, या फिर डायरेक्टली जाके क्या करते हैं, काउंटर से या फार्मासिस्ट से दवाई मांग लेते हैं। उनका अधिक मात्रा में उपयोग करने से हमारे शरीर पर दुष्परिणाम होते हैं। आप दवाई तो ले लेते हो लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि उसकी गोलियाँ कितनी ही लेनी चाहिए या डोज कितना होना चाहिए, है ना। जैसे अधिक मात्रा में या बार बार वेदना शामक यानी कि पेन किलर्स लेते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और यकृत, इन पर विपरीत परिणाम होता है। जो भी पेन किलर्स होते हैं वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर डोज होता है, वरना आपके शरीर पर 100% उसका क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका विपरीत परिणाम होता है। प्रतिजैव मतलब एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग करने से भी जी मचलना, पेट में दर्द, पतली जुलाब या शरीर पर लाल चकत्ते या रैशेस आते हैं, जीभ पर सफ़ेद दाग पड़ना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ये किसके वजह से होता है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो कोई भी दवाइयाँ जो है, कोई भी हो,
आपको अपने मन से नहीं लेना चाहिए। अब हमें औषधियों के बारे में थोड़ा सा और दिया है, वो भी हम पढ़ेंगे। देखो, आजकल आपको भी शायद पता होगा, गरीब रोगी महंगी औषधियाँ खरीद नहीं सकता। क्या ऐसे समय में उनके लिए कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे या और कौन से? अभी अगर आपको थोड़ी सी भी आइडिया होगी तो बहुत बार देखो लिखा हुआ रहता है जेनेरिक औषधियाँ। अपना बाहर जो स्कूल के बाहर जो एक नया मेडिकल स्टोर लगा हुआ है ना, शायद साई या कुछ नाम है उसका, तो वहाँ पर आप देखना जेनेरिक औषधियाँ लिखा हुआ रहता है, 30% 70% डिस्काउंट ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या है? जेनेरिक औषधियाँ। जो महंगी औषधियाँ हम बाहर से ख़रीदते हैं, ब्रांडेड रहती है, कंपनी का नाम रहता है, तो उसके बदले ये जेनेरिक औषधियाँ आज बहुत ज़्यादा चलन में आई हैं। देखते हम जेनेरिक औषधियाँ क्या होती हैं। जेनेरिक औषधियों को सामान्य औषधियाँ भी कहते हैं। इन औषधियों की निर्मित तथा वितरण किसी पेटेंट के बिना किया जाता है। ये औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों के समतुल्य और उसी दर्जे की होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि इसकी कोई ब्रांडेड नहीं है तो इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, उसका दर्जा अच्छा नहीं होगा, ऐसे नहीं रहता है। कंपनी की बनाई हुई रहती है तो वो अपना अलग रेट लगाते हैं, लेकिन ये जो है कंपनियाँ, जो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज़ रहती है वो बनाती है, इसलिए ये कम रेट में मिलती है, लेकिन इसका दर्जा भी अच्छा होता है। जेनेरिक औषधियाँ तैयार करते समय उस औषधियों के घटकों का अनुपात अथवा उन औषधियों का फार्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का खर्च बच जाता है। मतलब क्या होता है, क्या बोला गया है कि जो कंपनियां बहुत सारी अलग अलग नई नई दवाइयाँ तैयार करती है, इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? अनुसंधान करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन जब जेनेरिक औषधियाँ जो है वो बिना किसी रिसर्च के रहती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से मार्केट में अवेलेबल रहती है। उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चाहिए, कितने अनुपात में डालना है, ये सब पहले से ही पता होता है। इसलिए ये दवाइयों के संशोधन पे खर्च नहीं लगता है। इसी कारण जेनेरिक औषधियों की कीमत ब्रांडेड औषधियों की कीमत से बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि ये जेनेरिक औषधियाँ जो हैं वो अच्छे दर्जे की नहीं रहती है इसलिए सस्ती होती है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है कि वो किसी ब्रांडेड कंपनी की नहीं रहती है और उसको संशोधन करने के लिए खर्चा नहीं लगता है, इसीलिए उनका रेट कम रहता है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब यही है कि हम लोग जेनेरिक औषधियाँ भी उतने ही कॉन्फिडेंस से यूज़ कर सकते हैं। अब जीवन शैली और बीमारी, ये क्यों दिया होगा हमें? क्यों? कुछ सोच सकते हो, क्योंकि हमने इसके पहले जो पढ़े हैं, कारण जो पढ़े हैं बीमारियाँ होने के, उसमें हमारी जीवन शैली के बारे में बोला गया है ना। व्यायाम नहीं करना, खाना जंक फूड खाना, और कोई एक्सरसाइज नहीं करना, और काम नहीं करना, शरीर को कष्ट नहीं देना, ये सारी हमारी जीवन शैली बन गई है आज। इसीलिए हमें बताया गया है कि जीवन शैली और बीमारी का क्या रिलेशन है। जीवन शैली का अर्थ आहार विहार, इसमें हर दिन की दिनचर्या तथा आहार का समावेश होता है। आजकल देर से उठना, देर से सोना, भोजन के समय में परिवर्तन, व्यायाम तथा कष्ट के कार्य का अभाव होना, जंक फूड खाना, ऐसी बातों का अनुपात बढ़ गया है। इसलिए बीमार पड़ने का अनुपात भी क्या हो गया है? बढ़ गया है। बीमार होने का अनुपात कम करना तो उचित जीवन शैली को अपनाना अत्यंत आवश्यक होता है। ये हम लोग बहुत कॉमन हो गया है। आराम से सोना, रात को मोबाइल देखते रहना, टीवी देखते रहना, पिक्चर देखना, और फिर सवेरे देर से उठना, और देर से उठ गए तो फिर कहाँ से एक्सरसाइज होगी? पॉसिबल नहीं है। वैसे भी हम लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि व्यायाम करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, योगा करना चाहिए, नहीं होता है, नहीं करते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारी जीवन शैली इस तरीके से बदल चुकी है। जंक फूड खाते हैं, हमको घर का खाना पसंद नहीं आता है, दाल चावल सब्जी रोटी, हमको बाहर का कुछ तो भी खाना रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी आज की जीवन शैली बन गई है, और इसी कारण हम लोग क्या हो रहे हैं? बीमार पड़ने ज़्यादा लग गए हैं। तो अगर हमको हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है, बीमार कम पड़ना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जीवन शैली को वापस बदलना पड़ेगा। इसमें उचित नींद, उचित आहार,
इसके अलावा योगासन, प्राणायाम और व्यायाम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अभी फ़िलहाल की जो जनरेशन है वो समझने लग गई है, इसलिए ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी है। लोग बराबर समय पे सोना, आहार अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब चीज़ें करना सीख गए हैं। और कोरोना ने इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमको अच्छे से सिखा दिया है। शायद से हमारा बाहर का खाना वगैरह सब बंद हो गया है ना। इसी प्रकार व्यायाम भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बाजू वाला आपको कोई सिखा रहा है और वो बहुत अच्छे से कर रहा है तो आप भी उतना ही अच्छे से करने की कोशिश करो। बिल्कुल नहीं करना। आपके शरीर के अनुसार ही, क्षमता के अनुसार ही आपको करना चाहिए, वरना आप करने कुछ जाओगे और वो कुछ और जाएगा। प्राणायाम तथा योगासन विशेषज्ञ व्यक्तियों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। विविध प्राणायाम तथा योगासन के वीडियो देखो। टीकाकरण, ये भी हमको बहुत पता है। वैक्सीनेशन, जब भी घर में किसी का छोटा बच्चा होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा। ये रोग न हो इसके लिए प्रतिबंध करने के लिए टीकाकरण करना उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चे होते बराबर हम उसको हर महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में, जो भी उसका वैक्सीनेशन का टाइम रहता है, टीका का टाइम रहता है, हमें उसको टीका याद से देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, ये टीके लगने की वजह से हमें वो बीमारी, जिस बीमारी का हमने टीका लिया है वो बीमारी हमें ना हो, इसका ये प्रतिबंधात्मक उपाय होता है। तुम्हारे पास के अस्पताल से टीकाकरण की तालिका प्राप्त करके उसका अध्ययन करो। अब ये जो है आपको प्रश्न भी दिया गया है इधर स्वाध्याय में, तो आपका ये जो है टीकाकरण का जो तालिका है ये आपको खुद ढूंढिए, मैं नहीं देने वाली हूँ। आप अपने घर के आजू बाजू या आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उसकी जो फाइल रहती है वो फाइल के पीछे लिखा हुआ रहता है कौन से महीने में कौन सा टीका देना है, ये आपको लिखना है। क्या तुम जानते हो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना यही जेनेरिक औषधि है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 से भारत सरकार ने घोषित की। इस योजना के अंतर्गत उच्च दर्जे की औषधियों को कम कीमत में जनता को उपलब्ध कर देते हैं। इसके लिए जन औषधि स्टोर शुरू किए गए हैं। भारतीय कंपनियां अधिक पैमाने पर जेनेरिक औषधियों का निर्यात करती है, परंतु देश में मात्र ब्रांडेड कंपनी के नाम से ही अधिक कीमत पर औषधियों को बेचा जाता है। अमेरिका में 80% जेनेरिक औषधियों का उपयोग किया जाता है, अतः औषधियों पर खर्च होने वाले सैकड़ों अरब रुपयों की वहाँ पर क्या होती है, बचत होती है। हमारी माइंड इस तरीके से बन गई है कि हमें क्या करना है, ब्रांडेड दवाइयाँ ही खानी है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग जेनेरिक दवाइयाँ खाकर भी अच्छे हो सकते हैं। नीचे कुछ दिन दिए हैं। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस और 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, देखिए, महत्व जानो। रक्तदान, पता है ना हमको रक्तदान क्या होता है, हमेशा सुनते हैं हम लोग। आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे कैंप वगैरह भी लगते हैं। रक्तदाता के 1 यूनिट रक्तदान से एक समय में कम से कम 3 रोगियों की ज़रूरत पूर्ण हो सकती है। अगर कोई एक दाता है, एक रक्तदाता है, वो जो खून देता है उसे रक्तदाता बोलते हैं, वो एक बार जो खून देता है उसमें कम से कम 3 रोगियों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। जैसे कि लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रक्त पट्टिका, ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, जिसको जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये हम दे सकते हैं। एक वर्ष में कम से कम 4 बार रक्तदान करने पर 12 रोगियों की आप जान बचा सकते हैं, है ना। अगर कोई एक साल में सिर्फ एक ही बार खून देता है तो भी आप कम से कम 12 रोगियों की जान बचा सकते हो। नेत्रदान, मृत्यु के बाद हम नेत्रदान कर सकते हैं। इसके कारण अंधे व्यक्तियों को दृष्टि मिल सकती है। आजकल लोगों में बहुत अवेयरनेस बढ़ चुकी है रक्तदान और नेत्रदान करने की, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो रक्तदान तो हमेशा बहुत सारे लोग करते हुए दिखेंगे आपको। तो ये क्या है, हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो, किसी को दृष्टि दे सकते हो। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत और है। तो ये हो गया हमारी ये पूरा लेसन ख़त्म।